इसमें टोटली पढ़ने वाले हैं हम शीप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले शीप के बारे में, तो इंडिया में अगर पॉपुलेशन देखी जाए शीप की, वर्ल्ड में जो रैंक है वो है थर्ड, ठीक है। सबसे पहला रैंक है चाइना का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का शीप में, और हमारे इंडिया का है थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शेयर देखा जाएगी वर्ल्ड में, इंडिया की जो शीप की पॉपुलेशन पाई जाती है उसका शेयर कितना है, तो वो शेयर है 5.4%, ठीक है। यहीं अगर गॉट का शेयर देखा जाए तो वो 13.5%, और यहीं अगर चिकन का शेयर देखा जाए पॉपुलेशन में तो वर्ल्ड में इंडिया का है 3.3%, ठीक है। तो इंडियन जर्नल ऑफ द स्मॉल रूमिनेंट जर्नल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में, फर्टिलाइजर की जो जर्नल थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो जो भी इंपॉर्टेंट जर्नल्स किसी सोसाइटी के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की जाती है, सब कवर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इंडियन जर्नल ऑफ द स्मॉल रूमिनेंट्स इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ द शीप एंड गॉट। तो जो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ द शीप एंड गॉट ये पब्लिश करती है जर्नल, ठीक है, स्मॉल रूमिनेंट्स के ऊपर। और ये जो सोसाइटी थी ये बनी थी 1978 में, और ये बनाई गई थी सेंट्रल वूल एंड शीप रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1962 में, और ये राजस्थान के अविका नगर में एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। यहां पे अगर आप सोसाइटी का ईयर नहीं याद रखते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट का ईयर और ये कहां पे एस्टेब्लिश है दोनों जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं जो इंडिया की जो टोटल इंडिया में शीप कितनी रजिस्टर पाई जाती है। यहाँ पे रजिस्टर की बात हो रही है। अगर सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो वो 44 ब्रीड को कंसीडर करते हैं शीप में, लेकिन अगर रजिस्टर ब्रीड को माने कि कितनी रजिस्टर हुई है, और रजिस्टर किस इंस्टीट्यूट के अंडर होती हैं, और वो होती हैं NBAGR, ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये है करनाल हरियाणा में, ठीक है। और ये बना था 1984 में, ठीक है। पहले ये बेंगलोर इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद इसे करनाल लाया गया। तो करंटली ऐसा कुछ नहीं है कि ये फर्स्ट में कहा था, इसका अगर पूछा जाएगा तो वो ईयर और ये करंटली कहाँ पे एस्टेब्लिश है। तो जितने भी हमारे ब्रीड्स होते हैं, चाहे वो शीप हो, चाहे गॉट हो, चाहे वो बफेलो, कैटल, सबके जितने ब्रीड्स होते हैं सबको रजिस्टर कौन करता है, वो करता है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इन्होंने यहाँ पे 43 जो शीप के ब्रीड हैं वो रजिस्टर किए हैं। तो रजिस्टर्ड आए तो 43, अदरवाइज 44, ओके। तो चलिए यहाँ पे ये वाले पूरे पूरे यहाँ पे ब्रीड लिखे गए हैं, कौन से रीजन पाए जाते हैं, तो सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सारे ब्रीड में जो मैंने बोल्ड में किए हुए हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ टेम्परेट में अगर हमें देखने तो बाकरवाल देख लो, गड्डी, गुरज, कश्मीर मरीनो तो वैसे याद रह जाएगा अगर टेम्परेट की बात हो रही है तो, ठीक है। और रामपुर बुशार, ठीक है, ये एक ही ब्रीड है। तो ये वाली जो ब्रीड है, ठीक है, ये जो बोल्ड बोल्ड वाली ब्रीड है, सिर्फ यही याद रख लो, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सारे का सारा याद करोगे तो भूल जाओगे। इसमें अगर नॉर्थन और वेस्टर्न और वेस्टर्न में एरिड एंड सेमी एरिड जो रीजन है वहां पे देखा जाए तो हिसार, जैसे हिसार में ऑब्वियसली बात है, हिसार में डेवलप की गई थी, ठीक है। चोकला राजस्थान में पाई जाती है, जलोनी, ओके, मलपुरा, नली, बस ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ब्रीड बताई गई है। साउथन में देखा जाए तो मोस्टली जो साउथन ब्रीड होती हैं इन्हें मटन पर्पज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, एक आदि को छोड़ के, ओके, मीट पर्पज के लिए। तो यहाँ पे कोम्बातोर, डेकनी, मांड्या, मद्रास रेड, ठीक है, मद्रास, चेन्नई, ओके। तो यहाँ पे मिचेरी, नीलोरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ओके। नीलगिरी, नीलगिरी की जो हिल्स हैं तमिलनाडु में वहां पे पाई जाती है, ठीक है। और ईस्टर्न में बात करें तो ईस्टर्न में तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बलांगीर, बोनपाला और गरौली, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल्ड वाली है सिर्फ आप उतनी ही याद रख लो, बाकी की आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए, तो इतनी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जो नॉर्थन टेम्परेट जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो ब्रीड है वो फेमस होती है, जो उनको प्रोड्यूस किया जाता है वो है फाइन वूल के लिए, ठीक है। फिर जो कारपेट वूल कौन सी होती है कि बहुत ही एक डेंस फाइबर होती है, ठीक है, डेंस फाइबर होती है, उसे एक टाइप होता है फाइबर का, इसे हम डेंस फाइबर होती है ये, इसे बोलते हैं कारपेट वूल, ठीक है। और साउथन वाली वो करते हैं मीट पर्पज के लिए। अगर एक्सोटिक अब बात करेंगे एक्सोटिक में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मरीनो, ठीक है, आप सबने मरीनो के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, मरीनो। तो मरीनो के साथ साथ जो भी 4-5 और जो ब्रीड है उनके बारे में बात करेंगे, इनके अंदर इनकी जो जो स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में बात करेंगे, ओके। तो रैम्बुले, डोरसेट, ठीक है, और उसके साथ जो कॉरिडोर, काराकुल, ये सब के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है मरीनो की, ठीक है। मरीनो मरीनो का आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है। पूरा डेप्थ में इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन पोटेंशियल सब कुछ वर्ल्ड में। एक कह दो कि एक तरह की रेवोल्यूशन लेके आई है वूल में, मरीनो ब्रीड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन वर्ल्ड में मरीनो के द्वारा किया जाता है, और इसके इससे जो दूसरे ब्रीड को डेवलप किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें जो फ्लीस क्या, वूल, ठीक है। जो वूल जो इसकी यील्ड है, ठीक है, जो मेल की होती है वो 4 से 5 केजी पर एनम, और जो ईवी की होती है वो 3 से 4 केजी। तो इसमें अगर ईवी का देखा जाए तो यह 1 केजी लगभग कम है, ठीक है। 4 से 5, ये 3 से 4, ओके। 4 में से माइनस 1 3, 5 में से माइनस 1 4, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कोई एक याद रख लो, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और वर्ल्ड में अगर टोटल एग्जॉटिक का देखा जाए तो वहां पे टोटल एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 है। और इंडियन ब्रीड का देखा जाए वूल का पोटेंशियल कितना है, वो है 1 से 2 केजी। तो बहुत कम है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा ये भरी हुई है वूल से, मरीनो ब्रीड, ठीक है। तो मरीनो में क्या होता है कि जो स्किन फोल्ड है, ये देखिए जो स्किन फोल्ड है वो सबसे हाईएस्ट होता है, पूरी की पूरी डेंस, पूरी पूरी एक वूल की भरी हुई होती है, ठीक है। तो इसके जो क्लोज क्रिम्पस, क्रिम्पस क्या होते हैं, एक मतलब छल्ले टाइप, ठीक है। मतलब कह दो कि एक ये वाले जो ये जो लच्छे होते हैं, ये इसे बोलते हैं क्रिम्पस। तो ये बड़े एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और इसका बॉडी वेट होता है वो होता है 19 केजी, और फीमेल का होता है 70 केजी। तो 20 केजी का इसमें डिफरेंस है। इसका आपको बॉडी वेट इसका याद जरूर रखिए, और एक दो जो और इंपॉर्टेंट है उसका बॉडी वेट याद रखिए। बाकी सबका आपको बॉडी वेट याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं रैम्बुले की। ओके, जो रैम्बुलेट है ये बिल्कुल सेम एज मरीनो है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसकी जो स्किन है वो पिंक कलर की होती है, और ये फ्रांस में डेवलप कराई गई थी, और ये मरीनो से, और इसे फ्रांस मरीनो भी कहते हैं, ठीक है। जो वूल यील्ड है वो सेम है, ठीक है। और जो इसका बॉडी वेट है वो भी सेम है। तो रैम्बुलेट का सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि ये फ्रांस मरीनो है, और ये फ्रांस में डेवलप कराई गई थी, और इसकी जो स्किन का कलर है वो पिंक होता है। बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक, वूल यील्ड, बॉडी वेट, सब कुछ इसका सेम है, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम है पोलवॉर्थ की। जो पोलवॉर्थ है इसका जो ओरिजिन है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो एरिया मोरिनो के स्टेबल नहीं है वहां पे पोलवॉर्थ को ग्रोथ करा डेवलप किया गया है, और उसको वहां पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस कराया गया था वो कराया गया था लिनकॉन का और मेरिनो का। याद रखिएगा, लिनकॉन एल पहले, लिनकॉन पहले है और मेरिनो बाद में है, ठीक है। तो ये पोलवॉर्थ ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ये जो साउथ डाउन है ये पाई जाती है इंग्लैंड में। और ये एक बहुत ही ये देखिए छोटी ब्रीड है, ठीक है। इसका हाइट वगैरह बहुत ही छोटा होता है, और बेसिकली मटन मीट पर्पज के लिए ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट ब्रीड है, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट लेग होती है आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे पिक्चर से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो साउथ डाउन जो ब्रीड है ये इसका नेटिव है इंग्लैंड, ठीक है। और इससे पहले पोलवॉर्थ का किया था वो था ऑस्ट्रेलिया, और इन दोनों का ये फ्रांस, और ये है स्पेन, इसका है स्पेन, ओके। इसका मरीनो का क्या है, स्पेन। चलिए, तो शिवॉट की बात कर लेते हैं, ठीक है। शिवॉट, ये शिवॉट आपने मीट का बहुत सुना होगा, ये सुपीरियर क्वालिटी का एक मीट होता है। तो जो शिवॉट ब्रीड है ये एक सुपीरियर क्वालिटी का मीट को प्रोड्यूस करती है। इसका बॉडी वेट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने इसीलिए लिखा था ताकि आगे भी आपको जो पीडीएफ फाइल है उसमें बॉडी वेट मिले तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल याद रखिए कि ये एक बॉडी मीट प्रोड्यूसर है, और मीट के लिए ये जानी जाती है शिवॉट, ठीक है। आगे बात आती है कोरिडेल की एंड काराकुल की। जो कोरिडेल है, ठीक है, ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में, ठीक है। और इसका जो क्रॉस है वो लिनकॉन और मरीनो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हम यहाँ पे ये पोलवॉर्थ देख रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया में थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कोरिडेल देख रहे हैं तो वो न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही पास पास कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अगर न्यूजीलैंड की बात आती है तो कोरिडेल बाकी सेम है, और बाकी उसकी बात आती है, ठीक है, तो पोलवॉर्थ की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया। क्रॉस दोनों का सेम है। काराकुल, काराकुल क्या ब्रीड है, ये ब्रीड, ये वाली जो ब्रीड है, ठीक है, ये वाली जो ब्रीड है फेल्ट ब्रीड है। फेल्ट ब्रीड मतलब कह दे कि इसे जैसे है खाल, इसकी पूरी पूरी जो खाल जो स्किन है वो उतार ली जाती है, और वो एक यूजफुल होती है, ठीक है। तो इसे फेल्ट ब्रीड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड होती है ये वाली। और जो टोटली हमने पहली 3 ब्रीड की थी ये होती है फाइन वूल ब्रीड, और बाकी की जो 3 ब्रीड थी जो ये वाली साउथ डाउन, डोरसेट और सेफ्लॉन,
ठीक है। और जो सेफ्लॉक है ये तीनों ही ब्रीड मटन पर्पज के लिए जानी जाती है, ठीक है। और ये तीनों मटन पर्पज के लिए होती हैं, इसे एसडीएस से याद रख सकते हो, ठीक है। एसडीएस, एसडीएस मींस देखिए साउथ डाउन, डॉर्सेट एंड सेफ्लॉक, ठीक है। ये तीनों ही मटन ब्रीड है, ओके। और और अगर आपको फाइन हूल के लिए याद रखना हो कि फाइन हूल के लिए तीन ब्रीड कौन कौन सी हैं, उसका एक ट्रिक कैसे बन सकती है, एमआरपी। आप लोगों ने एमआरपी, हर एक कम्युनिटी के ऊपर उसका प्राइस मेंशन होता है एमआरपी, तो एमआरपी याद रख सकते हो कि जो एक्सोटिक की फाइन हूल ब्रीड है वो कौन कौन सी है, एमआरपी, ठीक है। मरीनो, रामबुलेट एंड पोलवर्थ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हिसार डेल की। तो इंडिया में जो इंपोर्टेंट ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और मतलब जो ज़्यादा इंपोर्टेंट है उन्हीं के बारे में ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, अदरवाइज जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हिसार डेल नाम से पता चल रहा है कि ये हिसार से कुछ ना कुछ इसका लिंक है, और ये ब्रीड जो डेवलप कराई गई थी, ये कराई गई थी हिसार में, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का लाइफ स्टॉक का जो फॉर्म है वहां पे इसे डेवलप कराया गया था, ठीक है। तो जो क्रॉस कराया गया था वो ऑस्ट्रेलियन मरीनो, ठीक है, का जो राम था वो ऑस्ट्रेलियन मरीनो मेल, ठीक है। और जो फीमेल थी वो थी बीकानेरी, ठीक है, मगरा। इन दोनों का क्रॉस करवाया गया था। इन दोनों क्रॉस कराने से जो ब्रीड हमें मिली वो हुई हिसार डेल, ओके। ओके, जो साउथ रीजन की ब्रीड हैं, जो मेजरली साउथ रीजन की ब्रीड हैं, ये मेजरली मटन पर्पज, मीट पर्पज के लिए यूज होती हैं, बस एक दो को छोड़ के। इन सब में एक जैसे सबसे पहले फेमस होती है मांड्या, ठीक है। मांड्या का जो ओरिजिन है वो है कर्नाटका, और इसका जो कलर होता है व्हाइट, ठीक है। तो साउथ की जितनी भी लगभग ब्रीड होंगी उनका सबका कलर होगा व्हाइट। एक बात याद रहे, इन सब में कॉमन चीज होती है कि इनका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। और मांड्या की एक खासियत ये होती है कि इसकी जो बॉडी है वो एक बहुत ही कम साइज, कम जगह रोकती है, और इसका जो यू शेप बनता है, ये देखिए यहाँ से इसका यू शेप होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये यू शेप के लिए भी इसकी बॉडी जानी जाती है। और अगर ये पूछा जाए कि यू शेप की जो बॉडी है वो किस ब्रीड की होती है, वो होती है मांड्या, ठीक है। और इसका बॉडी वेट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, और मैंने बता दिया कि मटन पर्पज के लिए और व्हाइट बॉडी के लिए जो साउथ की ब्रीड है ये इन्हीं के लिए जानी जाती है, ठीक है। और इनके बस जो स्टेट है वो अलग अलग होंगे ओरिजिन के। नीलोरी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, देख कलर वही व्हाइट है, और ये टॉलेस्ट ब्रीड है इंडियन की जितनी ब्रीड है सबसे, ये टॉलेस्ट ब्रीड है नीलोरी, ठीक है। और नीलगिरी, नीलगिरी जो हिल्स हैं तमिलनाडु में, नीलगिरी तमिलनाडु में हिल पाई जाती है, तो ये नीलगिरी है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस करवाई गई थी, ये डेवलप की गई थी, ये बेसिकली तस्मानियन मरीनो, तस्मानियन एक ऑस्ट्रेलियन की सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वहां पे तस्मानियन मरीनो ब्रीड, और चिवॉट का, डॉर्सेट का और साउथ डाउन का। अब इन तीनों इन चारों को याद कैसे रखा जाएगी, कौन कौन सी चार ब्रीड थी, ठीक है। तो देखिए जो हमने ये देखा था कि जो मीट पर्पज के लिए ये देखिए तीनों ही मीट पर्पज के लिए यूज होते हैं, चिवॉट भी, डॉर्सेट भी और साउथ डाउन भी, ठीक है। तो तीनों मीट पर्पज वाली जो ब्रीड है उनका, और तस्मानियन मरीनो है उसका क्रॉस करवाया गया था, ठीक है। और ये जो इसका नेटिव प्लेस है वो तमिलनाडु, कलर वही व्हाइट है, ठीक है। और इसमें रोमन नोज इसकी जो है वो सिम्टम है। रोमन नोज काफी ब्रीड में पाया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर रोमन नोज आ गया तो इसका मतलब ये है कि नीलगिरी है या कोई और ब्रीड है, ठीक है। तो रोमन नोज एक लगभग काफी ब्रीड में पाया जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा कोई इंपोर्टेंस है नहीं है। तो इसकी अगर वूल यील्ड देखा जाए तो वो नॉर्मल इंडिया की जो 1 kg होती है, नॉर्मल 1 kg होती है ना इंडियन की, तो इसमें 600 से 900 ग्राम पर एनम, ठीक है। 600 से 900 ग्राम, थोड़ा सा बस कम, बाकी वही 1 kg का कंसीडर आप याद रख सकते हो। फिलहाल के लिए 1 kg आप इसे आप ऐसा भी याद रख सकते हो, एग्जाम के नजदीक के थोड़ा सा डेप्थ में देख सकते हो, ठीक है। और इसमें जो एपीरियल, एपीरियल इसकी हुल पाई जाती है। एपीरियल क्या होती है, जो लेंथ होती है एपीरियल हुल की वो थोड़ी कम होती है, मतलब लाइक 1.25 इंच, मतलब 1 into 3.4 इंच, ठीक है। जो लेंथ होती है हुल की वो लगभग 1.25 इंच के लगभग होती है, ठीक है। तो ये एपिड्यूल हुल एक फाइबर का टाइप है, तो इसे में एपिड्यूल हुल के लिए ये ब्रीड पहचानी जाती है, ओके। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे शीप का, जो एवरेज शीप को जो वाटर एवरेज की बात हो रही है, एवरेज शीप की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2 से 4 लीटर, ठीक है। अगर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो एवरेज 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इसमें जो स्पेस है वो चाहिए होता है। और यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि कोई शेड है वो 18 मीटर इंटू 6 मीटर, ठीक है। 18 मीटर इंटू 6 मीटर अगर वो है तो उसमें 120 शीप आ जाएंगे। तो इसको अगर 120 शीप को अगर हम ऐसे, अभी कितनी शीप आएंगी अगर ऐसे भी देखोगे, तो 18 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, और अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 108। तो 108 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो लगभग उसमें ये वाला जो है 120 शीप आ जाएंगे,
ठीक है। तो 12 शीप यहाँ पे ज्यादा आएंगे अगर शेड बड़ा है तो, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेस इधर उधर मैनेज हो जाता है। आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक जो अडल्ट है उसको एनर्जी कितनी चाहिए होती है, ठीक है। जो शीप की जो अडल्ट है, अगर वो नॉन प्रेग्नेंट शीप है तो उसे एनर्जी चाहिए होगी 93, ठीक है, कैलोरीज। और यहाँ पे अगर वो लैक्टेटिंग में है, ठीक है, दूध वाला एनिमल है, ठीक है, दूध दे रहा है, तो तब उसे चाहिए होगी 102, ठीक है, लगभग 10 कैलोरीज ज्यादा, ठीक है। और अगर प्रोटीन की बात की जाए, डीसीपी की बात की जाए, ठीक है, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की बात की जाए, तो वो 1 ग्राम हमें इंक्रीज करते रहना है 1 केजी लाइव बॉडी के, ठीक है, अगर वो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है तो। वहीं पे अगर वही अगर हम डीसीपी की बात करें तो वो हमें 50% इंक्रीज कर देना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम दे रहे थे तो यहाँ पे हम देंगे 1.5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे 50% हमें इंक्रीज कर देना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड द 100% इंक्रीज कर देना है हमें लैक्टेशन पे। मतलब लैक्टेशन में हम इसे, ये 1 ग्राम है, इसे हम कर देंगे 2 ग्राम, ठीक है, एवरी 1 kg ऑफ द लाइव वेट पे, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ द शीप फॉर द ब्रीडिंग पर्पज, ठीक है। ब्रीडिंग पर्पज के लिए जो इसकी एज होती है, डिजायरेबल एज, जो अगर किसी हमें एनिमल को, ईवी को या रैम को परचेज करना है ब्रीडिंग पर्पज के लिए, ठीक है, तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 12 से 18 मंथ के बीच में होनी चाहिए। तो ये एक डिजायरेबल एज है, अब 12 से 18 मंथ के बीच, ठीक है। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, कोई एंटरप्रेन्योर है और ये अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता है शीप और एक मतलब शीप की यूनिट को लेके, ठीक है, तो उसे एक रैम चाहिए, मतलब मेल शीप, ठीक है। और ये चाहिए 20 से 30 ईवी जो फीमेल शीप। अगर उसके पास 20 से 30 फीमेल शीप है तो उसे एक रैम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक रैम उसे उसके पास मेल शीप होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे फीडिंग की। जो फीडिंग पर्पज के लिए उसे क्या क्या, सॉरी, यहाँ पे पहले हम बात करेंगे फीडिंग से जो हाउसिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। हाउसिंग मैनेजमेंट में चलिए आगे फीडिंग ही आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो फीडिंग पर्पज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक तो ये बात हो रही है शीप की, ठीक है, और ऊपर से ये बात हो रही है मैनेजर की, ठीक है। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं, और इतना डेप्थ में ना आपके याद रहने वाला है, ठीक है, लेकिन वॉलंटियर के लिए हम इसे कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले टाइप ऑफ एनिमल, अगर शीप है या गॉट है और उसका अगर किड है या लैम्ब है, ठीक है, इन दोनों की दो कैटेगरी में अलग अलग उसकी जो मैनेजर होगी वो अलग अलग होगी। मैनेजर क्या होता है, जो फीड पर्पज के लिए जो एक बॉक्स होता है ना, जहाँ पे उसे फूड वगैरह और, ठीक है, वहां पे सब मिलता है, तो उसे मैनेजर, मैंने पिछले एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था मैनेजर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है स्पेस पर एनिमल। ये मैनेजर का स्पेस है सेंटीमीटर, एनिमल का मत देख लेना कि अगर एक एनिमल है तो मैनेजर का स्पेस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 40 से 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। बस ये वाला एक रो मैं बोलूंगा कि आप याद रख लो ये वाला, ठीक है, कि स्पेस पर एनिमल मैनेजर का स्पेस कितना है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये है 30 से 35, और ये है उसकी विड्थ, खुद की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी, हाइट कितनी, ये वाला इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन अब फिर भी करना चाहिए। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले विड्थ आई, फिर डेप्थ आई, फिर हाइट आई, ठीक है। तो इसे आप एक वॉलंटियर तौर पे याद रख सकते हो, ये वाली वैल्यू तो लगभग अगर 50 ही है, विड्थ तो 50 ही रहेगी, चाहे वो किड है, चाहे लैम्ब है, चाहे शीप है, चाहे गॉड है, दोनों की विड्थ सेम रहेगी, ठीक है। डेप्थ की बात की जाए तो किड वाले में जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसमें हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 35 और यहाँ पे 22। तो ये वाला तीन ना याद करें, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, फिर भी याद करना चाहे तो एग्जाम के नजदीक में थोड़ा सा इसे देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं रिकमेंड स्पेस रिक्वायरमेंट की। हाँ, जो इस पीडीएफ में एक बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का भी एक दिया होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अभी तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें एक प्रेग्नेंट का देख लेना, प्रेग्नेंट के साथ साथ उसमें एक लैक्टेटिंग एनिमल का कुछ हो तो वो देख लेना, और एक अडल्ट का देख लेना, 3 देख लेना बस, ठीक है। उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में 3 याद रख लेना, ठीक है। बाकी का यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉर्मल उसका जो इंडियन कंडीशन में जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी। अगर अप टू 3 मंथ है, ठीक है, तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगा, अप टू 3 मंथ, 3 to 6 और 6 to 12, ठीक है। तो एक साल में जब एनिमल एक साल का होगा, ठीक है, तब उसका जो कवर्ड स्पेस है वो कितना होगा और ओपन में कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले 3 मंथ यानी कि 0 to 3 मंथ, ठीक है। तो 0 to 3 मंथ करेंगे तो उसका जो स्पेस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे स्क्वायर मीटर में है, तो वो होगा 0.2 से लेके 0.25, ठीक है, 0.20 से लेके 20 भी कह सकते हैं उसे, 0.20 से लेके 0.25 मीटर स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और ओपन में बात की जाए तो इसका डबल,
इसका डबल, देखिए 2 से 5, ठीक है, 0.2 का डबल 0.4 और 0.25 का डबल 0.5। तो ये वाला तो डबल करते ही जाना आप हर जगह पे, ये वाला तो याद ही मत करो, वो ही हमारी पुरानी ट्रिक, ये वाला याद कर लो बस, ठीक है। और 3 से 6 मंथ में 5 से 75, ठीक है, 0.5 से 0.75, और 6 से 12 मंथ में 0.75 से 1। यहां तक आप ये भी याद रख सकते हो कि जब एक ईवी या कोई एक एनिमल शीप 1 साल का होगा, 1 साल का होगा, है ना, 12 मंथ का, तो उसको जो कवर्ड स्पेस है वो चाहिए होगा मैक्सिमम 1 मीटर स्क्वायर, जो मिनिमम होगा वो होगा 0.75 मीटर स्क्वायर, और मिनी मैक्सिमम होगा वो होगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। और ये उसका 0.75 से 1.5 और 1 का डबल 2। उसी प्रकार अडल्ट है तो उसे 1.5 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 3, और वहीं अगर मेल है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग ईवी है, ठीक है, या डुई है, तो वो 1.5 से 2, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ द शीप एंड द गॉट रेयरिंग, ठीक है। तो कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, रोटेशनल। तो जो पाए जाते हैं, एक्सटेंसिव का तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंटायर उसे मतलब ओपन फील्ड में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो खुद ये खुले में से छोड़ दिया जाता है, खुद ही वो ग्रेजिंग करके शीप हो चाहे गॉट हो वो वापिस आ जाती हैं, ठीक है, अपने यार्ड में। तो ये होता है एक्सटेंसिव, सीधा ओपनली छोड़ दिया जाता है, कोई इसमें लिमिट नहीं होती है, ओपन में वो खुद जाके खा के घास वगैरह को आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में तो सीधा सा लॉजिक है। तो अब बात होगी रोटेशनल ग्रेजिंग मेथड की, ठीक है। तो रोटेशनल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो ग्रेजिंग का सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि एक जैसे कोई ओपन लैंड है, ठीक है, उसे क्या करेंगे कि एक टेम्परेरी बेस पे एक थोड़ी थोड़ी फेंस लगा दी जाती है, जैसे थोड़ा नेट लगा दिया जाता है, ठीक है, कि अगर अगर ग्रेजिंग करवाएंगे तो इनके बीच जैसे शीप को छोड़ दिया जाएगा, जैसे ये वाला ग्रास रहा, ये ग्रास रहा ना, ये एक टाइप का ओपन ग्रेजिंग ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक थोड़ी सी बाउंड्री होती है, यानी कि यहाँ पे पहले वो शीप ग्रेज कर जाएंगी, तब तक जो ये वाला जो लैंड है, ये यहाँ पे ग्रास जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तब उसे यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे वो पूरा ग्रेजिंग कर लेंगी, ठीक है, यहाँ पे ग्रास खत्म हो जाएगा तो उसे यहाँ पे आया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब होने के बाद फिर उसे यहाँ पे लाया जाएगा, तब तक ये ग्रो हो जाएगा। तो एक पूरा जो ओपन लैंड है उसे एक पूरा रोटेशन में चलते हैं, ताकि जो सिस्टम है उसकी ग्रेजिंग का वो एकदम से खत्म ना हो, और पूरा ही एक सिस्टमेटिक तरीके से वो ओपन ग्रेजिंग कर सके, ठीक है। तो ये एक रोटेशनल ग्रेजिंग, ये वाले पिक्चर से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आगे आता है सेमी इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव क्या होता है, ये एक्सटेंसिव सिस्टम का और इंटेंसिव सिस्टम का दोनों का बीच का हिस्सा है, नाम से ही सेमी इंटेंसिव। इसमें क्या है कि जो कुछ पीरियड के लिए उसे ओपन ग्रेजिंग करवाई जाती है शीप को, ठीक है। मतलब अगर डेली के 3 से 5 आर, ठीक है, डेली के 3 से 5 आर उसे ओपन ग्रेजिंग करवाई जाती है, बाकी का उसे स्टॉल फीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। बाकी का उसे जो हमारे शेड में, ठीक है, उसे मर्जर वगैरह में वहां पे फीडिंग करवाई जाती है, ठीक है, वहीं पे शेड में ही। तो डेली के 3 से 5 आर उसे ओपन फीडिंग करवाई जाती है। तो ये वाला जो सेमी इंटेंसिव होता है, इसमें मीडियम टू लार्ज जो फ्लॉक जो झुंड होते हैं ना, वो 50 से लेके 350 जो पर हेड है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि इंटेंसिव में ये होता है कि अब ज्यादा नंबर ऑफ हेड या बड़ा फ्लॉक या बड़ा झुंड आप उसे नहीं कर सकते। इंटेंसिव में वही होता है कि जो कमर्शियल पर्पज या मिल्क पर्पज के लिए कर रहे हो तो ही इंटेंसिव को फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा अगर आपके पास जैसे 500 हेड है ना, 500 आपके पास शीप है, तो उसे आप इंटेंसिव करोगे तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेमी इंटेंसिव सिस्टम भी अडॉप्ट किया जा सकता है, ये बीच का हिस्सा है। ओके, आगे आता है ये, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेमी इंटेंसिव की पिक्चर से आप समझ सकते हो कि ये रहा हमारा शेड, ठीक है। तो उसके नजदीक ही ओपन ग्रेजिंग करवाई जाती है, तो यहाँ पे ये ओपन ग्रेजिंग भी कर सकती है, ठीक है। और ये रहा इनका शेड, 3 से 5 आर ये ग्रेजिंग करके वापस शेड में चली जाएंगी, और कुछ यहाँ पे सप्लीमेंट्री फीड वगैरह ये भी इनको मिल जाएगा। तो दोनों टाइप से ही जब मैनेज किया जा सकता है, मीडियम टू लार्ज ये फ्लॉक को मैनेज करने में यूजफुल है ये वाला सिस्टम। ओके, अब बात आती है इंटेंसिव की। इंटेंसिव का ये जीरो ग्रेजिंग सिस्टम होता है, इसमें ओपन ग्रेजिंग तो वो करते नहीं है, जो फीडिंग है वो उसकी वहीं पे होगी, जो शेड है वहीं पे होगी, ठीक है। और इसमें जो कमर्शियल और जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो अगर वो हमारे पास ज्यादा है तो इंटेंसिव जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया जाएगा।
ठीक है, तो इसमें अगर फ्लॉक को देखा जाए, जो झुंड है वो 50 से लेके 250 है तक मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ा अगर झुंड है तो हम इसमें मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत कॉस्टली होता है ये, और ओनली मिल्क प्रोडक्शन स्पेशल पर्पज के लिए अगर हम ग्रो कर रहे हैं फिर ही इसे अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पे एक ग्रास होता है, ठीक है, जैसे एग्रो इंडस्ट्रियल जो एक ग्रास होता है, पंगोला ग्रास बोलते हैं जैसे, ओके, जिसका साइंटिफिक नाम है डिजिटारिया डिकम्बन्स। ठीक है, तो ये जो ग्रास है ये 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर अगर ये ग्रास है तो 37 से 45 गॉड को पूरा मैनेज कर सकता है। ठीक है, पूरी इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है जी, तो ये एक थोड़ा सा पंगोला ग्रास याद रख ले, ये बहुत है, साइंटिफिक नाम नहीं भी रहता तो भी ठीक है, अगर वैसे भी अगर याद रखना तो डी डी याद रख लो, डी डी पंगोला ग्रास का जो साइंटिफिक नाम आएगा उसका पहला अक्षर डी और दूसरा अक्षर डी। ठीक है, तो डी डी, ओके, ये रहा इसका इंटेंसिव वाला, यहीं पे ग्रेजिंग करवाई जाएगी शीप की। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउसिंग ऑफ द गॉट। ठीक है, गॉट में जो ये इंटेंसिव का टाइप है, ये दोनों डीप लीटर और रेज्ड प्लेटफॉर्म सिस्टम है ना, ये इंटेंसिव का टाइप है। इंटेंसिव के अंदर उसके टाइप है, कंफ्यूज मत हो जाना, पहले हमने 4 सिस्टम किए थे। ठीक है, उसमें जो इंटेंसिव है, इंटेंसिव का टाइप है डीप लीटर और रेज्ड प्लेटफॉर्म सिस्टम। ठीक है, तो जो डीप लीटर होता है, नाम से पता चल रहा है, जो जैसे राइस वगैरह का जो बर्न होता है, ठीक है, जो मतलब वेस्ट होता है, पैडी हस्क हो गया, ठीक है, जो पीनट की शेल होती है वो भी डीप लीटर में यूज की जा सकती है। ठीक है, पैडी चाफ हो गया, ठीक है, चॉपर स्ट्रा हो गई, और उसके अलावा हम एक साडस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब कोई भी जैसे वुड की कोई शेविंग है, ठीक है, वुड मटेरियल पड़ा है कोई, तो कोई भी डीप लीटर में यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पिक्चर देखिए, ये वाला मटेरियल जो है, ठीक है, तो कोई भी यूज किया जा सकता है। तो इसकी जो हाइट है वो मिनिमम होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, लगभग आधा इंच। ठीक है, तो इतनी इसकी डीप लीटर की ये वाली जो हाइट है वो होनी चाहिए। और एवरी 2 हफ्ते के बाद, ठीक है, तो 2 हफ्ते के बाद जो ये मटेरियल है ये यहां से रिप्लेस कर देना चाहिए, यहां से हटा देना चाहिए अब। ठीक है, और ये बहुत यूजफुल होता है, इसे एज ए मैन्योर यूज कर लिया जाता है। जब आप फिशरी पढ़ोगे, जब आप फिशरी आपको पढ़ाएंगे तब पता आपको ज्यादा चल जाएगा कि एक पॉन्ड में जो डीप लीटर होता है वो एज ए मैन्योर यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये एज ए मैन्योर भी यूज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो ईच जो घॉट है उसे 15 स्क्वायर फीट की बात हो रही है, स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है, 15 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन कौन सी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर इसको आपको 20 से 25 मिलता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई कंडीशन तो नहीं लगी है। ठीक है, और आगे आता है रेज्ड प्लेटफॉर्म सिस्टम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये जैसे इंटेंसिव में जैसे कोई शेड है, ये देखिए, ये थोड़ा मतलब जो हमारा ग्राउंड है उससे थोड़ा सा ऊपर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बना के वहां पे इसे रखा जाता है। इसको रखने का जो मेन रीजन क्या होता है कि जो एक्सटर्नल पैरासिटिक जो डिजीज होती है, इन्फेक्शन होते हैं ना, वो नहीं होते हैं, क्योंकि जो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको होस्ट चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पैरासिटिक जो इन्फेस्टेशन है वो नहीं होते हैं, क्योंकि जो कुछ ऐसे होस्ट होते हैं, जो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिन्हें इन्फेक्शन फैलाने के लिए स्पेशल होस्ट की जरूरत होती है, स्पेशल होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर उन्हें होस्ट ना मिले तो वो इन्फेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये वाला जो रेज प्लेटफॉर्म सिस्टम है ये वहां यूज किया जाता है जहां पे डिजीज वगैरह ट्रांसमिट होने में, इन्फेक्शन होने में ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वहां ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 फीट ये ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, ये रहा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, ये रहा उनके जाने की और आने की जगह। ठीक है, तो ये एक डिजीज फ्री जोन होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल हुआ खत्म। ठीक है, और आपके हॉर्टिकल्चर के मॉड्यूल भी डल रहे हैं, डेली का आपको नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए, कोई मॉड्यूल अगर एक दिन लेट होता है तो भी अगले दिन उसे कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे मॉड्यूल कवर हो रहे हैं, तो आप सबको हर एक मॉड्यूल का वीडियो लेक्चर मिलेगा। और इसका आपको जो हॉर्टिकल्चर है लॉइव स्टॉक का शुरू हो रहा है, लाइव स्टॉक के बाद फिशरी पढ़ाई जाएगी और हॉर्टिकल्चर के बाद एग्रोनॉमी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।